हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोल्ड वॉर एंड साथ ही हम सेकंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने जैसे वेस्टर्न थॉट्स जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, मतलब फर्स्ट पेपर का जो वेस्टर्न डब्ल्यूपीटी टॉपिक था, तो वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। एंड चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। एंड साथ ही हम इसका मतलब भी जानेंगे, और जो फिलोसोफर थे, स्कॉलर्स थे, उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो देखो, बेसिकली ना कोल्ड वॉर है ना, आप कह सकते हो कि सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट रहा था 20th सेंचुरी का, है ना। क्योंकि देखो 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद से स्टार्ट हुआ था। और ये ना एक रीज़न पड़ा था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब यूनाइटेड सोवियत सोशल रिपब्लिक, ठीक है। तो यही है ना। आप जैसे अभी तो खैर नहीं है ये यूएसएसआर, अर्स्टाइल बोलेंगे अपन, ठीक है। तो देखो यही रीज़न था, लैंड का, लैंड डिस्प्यूट, रिवर का, स्पेस का, ठीक है। ये रिवेलरी हुई थी यूएसए एंड अर्स्ट वाली यूएसएसआर में। अब देखो यही है ना, फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एंड जिसमें जो कोल्ड वॉर था ना, प्री कोल्ड वॉर, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर, हम ये फेज देखेंगे। इसके बारे में आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी। देखो, जो वॉल्टर है ना, लिपमैन, उन्होंने अपनी बुक में कोल्ड वॉर डिफाइन किया था, तब जाके ये आप कह सकते हैं कोल्ड वॉर जो वर्ड है ना निकल के आया था। तो ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं था, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं कि दो आइडियोलॉजी है ना, उसके बीच में आप वॉर कह सकते हैं, कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। कैपिटलिज्म जैसे यूएसए आप जानते हैं, और कम्युनलिज्म यूएसएसआर, ठीक है। एंड जो आप कह सकते हैं, जो इन इसी की वजह से ना डिवाइडेड बिटवीन टू हॉस्टाइल कैंप्स और ब्लॉक्स, ठीक है। मतलब यूएसएसआर उस टाइम बाईपोलर जो पावर थी। तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उसको हम देखते हैं एक बार। तो जैसे रशियन रिवॉल्यूशन था 1917 में, है ना। उसके बाद जो कम्युनिस्ट रूल आया, आप उसको कह सकते हैं कि वो एक रीज़न हो सकता है कम्युनिस्ट का आना। और फिर उसके बाद 1933 तक जब डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था यूएसए के द्वारा, ठीक है, देखा नहीं गया था। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ ना, तब यूएसए और यूएसएसआर बोथ अलायंस, मतलब वो दोनों एक तरीके से उन्होंने आपस में एक तरीके से कह सकते हैं कि अलायंस किया जर्मनी के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जर्मनी उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि जर्मनी एक तरीके से हाईलाइटेड था उस टाइम पे। और रशिया को उसने अटैक भी किया, और उसको अटैक किया रशिया को, ठीक है। मतलब आप एक अगर जर्मनी ना अगर एक हैंड पे रशिया को अटैक कर रही है, तो अलायंस, इनके बीच में अलायंस हो चुका था। अब रशिया ने एक्सपेक्ट किया था कि यूएसए इन पे सेकेंड फ्रंट पे अटैक करेगा, बट ऐसे नहीं किया। तो एक रीज़न था कि ये ना ये चाहते थे कि मतलब कि यूएसएसआर पे अटैक, मतलब यूएसएसआर पे अटैक होता रहे। तो वो फिर यूएसएसआर में जो स्टालिन जो थे, उनके जो आप कह सकते हैं कि उनको ये बुरा लगा, ठीक है, क्योंकि अलायंस के बाद भी अटैक नहीं किया गया। तो फिर ये चीज़ें होने लगी। एंड मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर क्या था? देखो, जो कोल्ड वॉर है ना, has been very significant phenomena in international politics. It was dominated international politics for almost half of the century, मतलब 1945 से स्टार्ट हुआ 1991 तक। And the impact of Cold War international politics so the great, and it came to be defined as important phase of international politics, and it became reference point of international politics. And that is, scholars started comparing foreign policies and international political development in the context of प्री कोल्ड वॉर, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड साथ ही पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर हैज शेप्ड फॉरेन पॉलिसी, इट आल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। अब इसके बारे में देखो आगे आप बहुत अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो, कोल्ड वॉर वाज नॉट अ ट्रेडिशन ऑफ हॉट वॉर, मतलब एक तरीके से वो जो है ना खून वाला वो है ना, होता है ना कि एकदम से वॉर वेपन वगैरह सारा युद्ध हो रहा है, वो चीज़ नहीं था। कोल्ड वॉर इज लेस देन हॉट वॉर, मतलब इनडायरेक्टली होता था।
द टर्म वाज हाईलाइटेड बाय थ्रू हिज बुक टाइटल कोल्ड वॉर, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्कॉलर्स, टर्म्स जो कोल्ड वॉर था ना, refers to the type of the relationship that is existing between the USA and erstwhile। देखो, अब आपको मैं अगर बताऊं तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो है ना, जो कोल्ड वॉर था ना, जैसे 1 सेकेंड मैं इसको सेटअप कर दूं। हाँ, आई थिंक यही पेज ऐसा आ गया है, कोई बात नहीं। देखो, जो एग्जिस्टिंग यूएसए था ना, erstwhile यूएसएसआर फ्रॉम द 1945, है ना, 1945 से 1991 तक। ऑन द अदर हैंड देयर आर स्कॉलर्स who believe that such as an explanation of Cold War is too simplistic and Cold War was very complex phenomena। मतलब ये जो कोल्ड वॉर था ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना था दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में। अब ये आप कहेंगे कि आइडियोलॉजीज का ही तो सिस्टम था, पर यह एक बहुत बड़ा कारण पड़ रहा था, क्योंकि कम्युनिस्ट, आप अगर जो कार्ल मार्क्स या फिर इन लोगों को पढ़ोगे ना, पॉलिटिकल WPT को, तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि आइडियोलॉजीज बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन भी कर सकती है। देखो, फिलोसफी में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, क्योंकि वो एक लॉजिकली होती है। आइडियोलॉजी में जो आइडियोलॉजी आपकी बन चुकी है ना, उसके बाद नहीं हो सकती चेंज। तो ये चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहूँगा। तो देखो, ओरिजिन क्या था, तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर कैन बी ट्रेस्ड बाय द राइज ऑफ कम्युनिज्म, है ना, आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म वाज एन आइडियोलॉजी विच वाज इनहेरिटेंटली conflicting with the ideologies of capitalism, hence battle of ideology which has been important aspect of cold war and can be traced back to 19th century, है ना। उसके बाद देखो, things become the more formalized with the establishment with USA, of USA, and USA never looked at the Russia with a trust. In fact, USA did not recognize till 1933। मतलब USA ने उसके साइड तो देखा भी नहीं था। और जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आप कह सकते हैं 19 आई थिंक 17 में कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें आप कह सकते हैं कि तब तक उन्होंने 1933 तक इस चीज़ के बारे में देखा भी नहीं था, कम्युनिस्ट के बारे में। अब देखो, it is said that wartime alliance between two superpowers out of necessity not of trust। मतलब ये क्योंकि जर्मनी था, तो जर्मनी की वजह से उनको अलायंस करना पड़ेगा। और दिस ट्रस्ट डेफिशिएट वॉर ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ जो अपना CW। देखो, CW में यहाँ से अगर आप कंफ्यूज मत हो ना, तो यहाँ पे कोल्ड वॉर से डिनोटेड है CW, ठीक है। रिसेंटली रशिया फॉरेन मिनिस्टर सेरी लावरोव, जिन्होंने बोला है लैक ऑफ ट्रस्ट, ओके, लैक ऑफ ट्रस्ट, 1 सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द USA ऑफ रशिया, है ना। अकॉर्डिंग टू द लावरोव, USA हैज स्टिल नॉट कम आउट ऑफ द कोल्ड वॉर मेंटली, ठीक है, उनके द्वारा ये कहा गया है। अब देखो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, थॉट्स जो लाइन कहा जाता है ना वो। अब this trust deficit has shaped bilateral relationships between the USA and Russia as well as the other issue of international politics, ठीक है। उसके बाद अगर हम व्यूज देखें ना स्कॉलर्स के, तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ता है कि जो रेमंड थे ना, आरोन, उनका मानना था कि USSR की वजह से ये कोल्ड वॉर हुआ है। एप्पलमैन, जिन्होंने बताया कि USA की वजह से हुआ है। और जॉन लुइस गैडिस, जिन्होंने बोला कि दोनों की वजह से हुआ है, ठीक है। अब देखो, यूएस है ना, जो पोस्ट आप कह सकते हैं जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया, तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का उसने एक मार्शल प्लान बनाया, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर एक्स का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। मिस्टर एक्स आप कह सकते हैं जो किनीम थे, जॉर्ज किनीम थे, तो उनके द्वारा ये एक सजेशन दिया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो देखो, एक्टिवली प्रमोशन किया गया था डेमोक्रेसी का भी, क्योंकि देखो कम्युनिज्म ना आगे आ पाए, ठीक है। इस वजह से यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, क्योंकि रिवॉल्यूशन वहीं पे होता है जहाँ पे इकोनॉमी खराब होती है। अब अकॉर्डिंग टू रेमंड आरोन, USSR वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर CW, मतलब कोल्ड वॉर, एंड साथ ही अकॉर्डिंग टू एप्पलमैन, USA वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वॉर, एंड अकॉर्डिंग टू जॉन लुइस, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। एंड देखो,
कुछ स्ट्रेटेजीज थी ना यूएसएसआर के द्वारा अपनाई गई थी, तो वो उसको हम देखते हैं। तो यूएसएसआर है ना बहुत ज़्यादा अपने सिक्योरिटी को लेके एक तरीके से आप कह सकते हैं कंसर्न था। इट वांटेड टू सिक्योर इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद जो यूएसएसआर था ना वाज सफरिंग फ्रॉम सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक है। एंड यूएसएसआर हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन्वेंशन, hence USSR adopted expansionist policies like supporting communist party in Europe as well as in other continent, and controlling political regime in Eastern Europe and bringing them under its influence, okay. And started strong form of build up army, and it started project USA as empirical power, ठीक है। और यहीं पे आप अगेंस्ट में देख सकते हैं कि यूएसए भी अपना जो स्ट्रेटेजीज था उसको फॉलो कर रहा था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के सेकंड के बाद भी उसने भी देखा कि ऐसा हो रहा है, तो यूएसए हैड इमर्ज मेजर इंडस्ट्रियल नेशंस एंड इट वाज लुकिंग फॉर सेफ मार्केट, ठीक है। मतलब उसको चाहिए था सेफ मार्केट एंड गुड्स एंड कैपिटल्स की वजह से। तो यूएसए हैज इंटरेस्टेड फॉर रिवाइवल इन यूरोपियन इकोनॉमी, हेंस यूएसए adopted his strategies of containment to control the spread of communism, and according to containment theory the most important weapon to control the spread of communism is the western European countries economy, ठीक है। जिस कंट्री में इकोनॉमी अच्छी होगी ना तो वहाँ पे तो रिवॉल्यूशन आएगा ही नहीं, तो इस वजह से ये चीज़ें अपनाई गई थी। और यूएसए स्टार्ट मार्शल प्लान फॉर यूरोप रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद इन्होंने देखो फॉर्मेशन की मिलिट्री ब्लॉक्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएस एयर नेवल बेसिस इन वेरियस कंट्रीज टू कंटेन कम्युनिज्म, ठीक है। मतलब ये अपने बहुत सारे हेडक्वार्टर बनाने लग गए थे दूसरी दूसरी कंट्री में, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखो जो आप कह सकते हैं फैक्टर रेस्पॉन्सिबल क्या है, अब है ना इसमें अगर देखेंगे ना तो आपको सबसे पहले आपको मालूम पड़ेगा कि जो जर्मनी में जो फाइट हुई थी ना, जो यूएसएसआर चाह रहा था कि दूसरी साइड से जो यूएसए है वो अटैक करे, जिससे जर्मनी एक तरीके से सैंडविच की तरह आप कह सकते हैं मतलब डिफीट कर सकें जर्मनी को, क्योंकि दोनों साइड से अगर आप लड़ोगे ना तो ये है कि जर्मनी जल्दी हार भी जाएगा। तो अब देखो और दूसरी दिक्कत ये थी कि यूएसएसआर में ना 6 मिलियन पीपल मतलब मारे गए थे जर्मनी की वजह से, मतलब जो एक तरीके से फाइट हुआ था ना इस वजह से, और यूएसए ने मदद नहीं की थी, तो ये भी एक रीज़न था। और जो आप कह सकते हैं मैंथलन फेज आया था जिसमें एटॉमिक बॉम्ब यूएसए ने बनाया था बिना बिना किसी को बताए, ठीक है। इससे भी नाराज था यूएसएसआर, क्योंकि तुमने एटॉमिक बम बना लिया और हमें बताया भी नहीं, हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा भी दिया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद देखो कोल्ड वॉर जो कॉन्फ्रेंस थी ना उसमें यूएसए चाहता था कि जो जर्मनी ना वो स्ट्रांग बने, क्योंकि भाई बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए ना यूएसएसआर को कोई तो होना चाहिए ना एशिया में, तो इस वजह से अब यूएसएसआर चाहता था कि जर्मनी वीक रहे, क्योंकि उसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ गया था, 6 मिलियन पीपल है ना वर डाइड, सो इस वजह से ना रीज़न था एक। अब उसके बाद आया था फर्स्ट फेज। अब इस फर्स्ट फेज में क्या था कि जो 1945 और 1962 से ये फर्स्ट फेज 1962 तक चला था, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद जो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आया था, ट्रूमैन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने एक्सपेंशन किया था डेमोक्रेसी का, ठीक है। और देखो उसके बाद साथ साथ है ना कंटेनमेंट पॉलिसी भी आई थी, कंटेनमेंट पॉलिसी जो कि मिस्टर एक्स द्वारा दी गई थी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनको मिस्टर एक्स बोला जाता है, जॉर्ज किनैम को, ठीक है। नाम याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद मास्टर प्लान, ये आप कह सकते हैं मास्टर प्लान था कि जो यूरोप है ना उसको कंस्ट्रक्शन किया जाए, ठीक है ना, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, ठीक है, इसकी इकोनॉमी को वापस लाया जाए। अगेंस्ट में इसमें रशिया ने कॉमकॉन चालू कर दिया था, ठीक है, कम्युनिस्ट के रिगार्डिंग। अब यहीं पे ना नाटो भी आ गया था, नाटो लेके आए थे कि भैया हमें 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था यूएसए के साइड से। अब देखो अब नाटो में क्या था कि 10 लोग अगर 10 कंट्री अगर हाथ मिला लेना कि हम में से हमें कोई भी अगर कोई भी हम पे हमला करता है ना तो हम 10 के 10 कंट्री ना उस एक कंट्री पे हमला कर देंगे, तो ये चीज़। इसके काउंटर में ना वार्शो पैक्ट आ गया था, रशिया लेके आया था, ठीक है। इसके काउंटर में रशिया रशिया ने जैसे यूएसए ने नाटो बनाया और रशिया ने
जो वॉर्सो पैक्ट लेके आया। उसके बाद जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था, क्योंकि क्यूबन क्राइसिस मतलब क्यूबा था ना, क्यूबा जैसे आपने सुना होगा अमेरिका के पास है, तो उसमें ना जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना उनका राज चलने लगा था। पर देखो अब कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी उस टाइम पे, और फिर जो रशिया थे वो यूएसएसआर चाह रहे थे कि हम अपनी मिसाइल वहाँ पे सेटअप करें। हालांकि कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल उस टाइम पे आ गई थी 1962 के टाइम पे। बट वो चाहते थे कि हम वहाँ पे करें, क्योंकि एक तरीके से लैंड लैंड का वो रहता है ना कि हमारी धरती पे आप आके और हम तुम्हारी धरती पे आके और हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो एक आप कह सकते हैं कि रेपुटेशन। तो वही ना, तो क्यूबा था, क्यूबा को जा रहे थे, उन्होंने जहाज भी भेज दिया था। बट यहाँ पे ना अमेरिका ने फ़ोन किया था वहाँ के प्रेसिडेंट को, है ना। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर आपने ये चीज़ रोका नहीं तो हम आपके इस जहाज को रोक लेंगे। और उन्होंने बोला था रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, मतलब रशिया में जो थे, जो भी उस टाइम पार्टी थी, तो उन्होंने बोला कि देखो अगर आपने रोका ना तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला हो जाने दो। तब भी फिर मतलब ओवरऑल देखें तो रशिया ने फिर इसको आप कह सकते हैं कि ना डिनाइंग कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आई। जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था इसमें ये सिंपल था कि मतलब वो जो है ना सिस्टम वहाँ पे सेटअप करने जा रहे थे पर हो नहीं पाया था, क्योंकि अमेरिका ने डिनाइंग कर दिया था, बोल दिया था कि नहीं अगर आप ये करोगे तो वॉर छिड़ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आई थी। तो आपने जैसे देखा फर्स्ट फेज एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ओरिजिन एंड साथ ही कोल्ड वॉर का मतलब। तो होप आपको आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि जो कोल्ड वॉर का जो एरा है आप कह सकते हैं, जो 19th सेंचुरी में जो कोल्ड वॉर टॉपिक रहा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। अगर आप इसको अच्छी से तरीके से समझेंगे ना तो आपको एकदम कोई भी डप नहीं रहने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।